सो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BRL 001 का 5th चैप्टर स्टोर डिज़ाइन एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग। सो इंट्रोडक्शन से एज़ यूजुअल शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में, एज अ रिटेलर इफ़ अ कस्टमर डज नॉट ब्रिंग लिस्ट वाइल शॉपिंग इट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सेल मोर मर्चेंडाइज टू देम। मतलब कि जब भी एक कस्टमर आपके स्टोर में आता है और वो गलती से अगर लिस्ट लेकर आना भूल जाता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एज अ सेल्समैन कि आप उसको ज़्यादा गुड्स बेच सको। ठीक है, इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग द गुड्स प्रॉपरली एंड टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ अ कस्टमर। मतलब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हम किसी भी गुड्स को जो जो भी अट्रैक्टिव गुड्स हैं उनको प्लेसमेंट अच्छी तरीके से करें। ठीक है, लाइक जो एसेंशियल गुड्स हैं उसके सामने हम ऐसा कुछ अट्रैक्टिव गुड रख दें या फिर ऐसा कुछ गुड रख दें जिससे देखकर सामने वाले को लालच आए और फिर वो उसको ले ले। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे बिस्किट मिक्सचर या फिर स्नैक्स हो गए। किसी भी दाल चावल के शेल्फ के सामने अगर तुम इसको रख दोगे तो फिर उनका ध्यान उसके ऊपर भी जाएगा, तो हो सकता है होपफुली वो उस चीज़ को भी ख़रीद ले। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनका अटेंशन ग्रैब होता है और वो नया एडिशनल परचेसेस कर देते हैं जो कि उनको ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि की कंसेप्ट इन रिटेलिंग एटमॉस्फेयर। अब तुम्हारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे दुकान का एटमॉस्फेयर कैसा है। तुम्हारी दुकान का अगर एटमॉस्फेयर अच्छा है तभी तो रिटेलर वहाँ पर ज़्यादा देर रुकना पसंद करेगा या फिर ज़्यादा देर रुकेगा। और जितना ज़्यादा देर वो रुकेगा उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, और जितना ज़्यादा वो एक्सप्लोर करेगा हो सकता है उतना ही ज़्यादा वो परचेसेस भी कर ले और एक्स्ट्रा परचेसेस कर ले जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी उसने देखा, उसको पसंद आया तो उसने परचेस कर लिया। तो उसके अंदर क्या क्या आता है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर अगर तुम देखोगे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में होते हैं जो आउटर इफेक्ट्स जो पड़ते हैं। ठीक है, जो स्टोर का आउटर एरिया है, जैसे बाहर का दीवार हो गया। बाहर में अगर तुमने ग्लासेस लगा के रखे हैं जो दुकान के अंदर के प्रोडक्ट दिखाता है, वो कुछ ऐसा कुछ रख दिया। या फिर कुछ तुमने, मतलब देखो रिटेल का एंट्रेंस इसमें दिया है सबसे पहला पॉइंट ही। ठीक है, शटर हो गया। ठीक है, और ये फैब्रिकेटेड, मतलब वो एक पर्दा टाइप का आता है ना, उसको लगाना हो गया। गार्ड्स हो गए, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, वो और भी ज़्यादा दिखाता है कि ओके कि इन्होंने सब कुछ एकदम मेंटेन करके रखा अपने शॉप को। फिर उसके बाद डिस्प्ले विंडोज़। डिस्प्ले विंडोज़ के अंदर आते हैं कि जो तुम्हारे गिफ्ट से रिलेटेड आइटम है, गिफ्ट्स हो गए, गारमेंट हो गए, या फिर ज्वेलरी शॉप हो गई, वॉचेज़ हो गए, उसके लिए ऐसा कुछ तुमने लगा के रखा हो जिससे आर पार, जिसके आर पार दिख रहा हो। ठीक है, सॉरी ये लाइन थोड़ा गलत हो गया। ये गिफ्ट जो है उसका दिख रहा हो, मतलब ग्लास का ऐसा कुछ कवरिंग होना चाहिए जिससे जो दिखे आइटम, और अगर किसी को दिख रहा है अच्छा तो वो बोलेगा ये वाला दिखाने के लिए। वैसे मारिक्स एंड साइन बोर्ड्स। मारिक्स का मतलब होता है साइन बोर्ड ही होता है। ठीक है, मारिक्स तुमने, और मारिक्स तुमने दुकान के बाहर पे लगा दिया। दुकान के बाहर पे लगा दिया, उससे होगा क्या कि जब भी कोई आएगा तो वो अटेंशन सीक करेगा। जो तुमने बड़ा बड़ा साइन बोर्ड में लगाया जितना अट्रैक्टिव होगा तो लोग वहाँ से गुजरेंगे तो उतना ही ज़्यादा वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो लोग तुम्हारे दुकान में आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, और नियॉन फॉर्म, जैसे नियॉन कलर्स आते हैं कुछ इस तरीके के कलर्स जो थोड़े ज़्यादा ब्राइट होते हैं, उसमें करना चाहिए ताकि रात को भी थोड़ा अच्छे से ग्लो करके दिखे। नेक्स्ट आता है पार्किंग स्पेस। पार्किंग स्पेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेट्रो एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि पार्किंग स्पेस की बहुत प्रॉब्लम होती है। आधे से ज़्यादा लोग तो शॉपिंग करने का डिसीजन ही इस बेसिस पे लेते हैं कि कहाँ पर पार्किंग स्पेस मिल जाती है, क्योंकि पार्किंग स्पेस वहाँ पर ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हमने एक्सटीरियर तो देख लिया, अब इंटरनल में हम क्या ऐसा कुछ खास कर सकते हैं। इंटरनल पार्ट मतलब वही तुम्हारे दुकान का इंटरनल पार्ट जो है उसको हम बोलेंगे। दुकान में अंदर घुसने के बाद क्या क्या आता है, मतलब तुम्हारे दुकान की लाइटिंग कैसी है, तुमने कुछ बैकग्राउंड में ऐसा सूदिंग सा म्यूज़िक लगा के रखा है, कई स्टोर्स में देखा होगा म्यूज़िक लगा रहता है। फ्रेग्रेंस मतलब तुमने किस तरीके के फ्रेग्रेंस, एयरविक वगैरह होते हैं या फिर काफ़ी सारे रूम फ्रेशनर्स होते हैं, वो सब यूज़ किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो जो कोई भी कस्टमर आएगा वो तुम्हारी दुकान में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद आएगा उसको, क्योंकि लाइटिंग कंडीशंस अच्छे हैं जो मूड को सूद कर रहे हैं, एक अच्छा सा म्यूज़िक चल रहा है पीछे जो काम कर दे रहा है माइंड को, और अच्छा सा फ्रेग्रेंस है जो कि टोटली एक अलग अच्छा सा एक्सपीरियंस बना दे रहा है। तो उसमें क्या है, रिटेलर की स्टोर में ज़्यादा देर कोई भी कस्टमर रुकने के लिए तैयार हो जाएगा और घूमेगा थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करेगा। नेक्स्ट है, और देखा होगा कई कई रिटेल स्टोर में इतनी गर्मी होती है कि तुमको बस ऐसा लगता है कि बस सामान खरीदो और कैसे भी मैं निकलूँ यहाँ से। बट अगर वैसा नहीं है, सब कुछ एकदम सही है, एयर कंडीशनड है, म्यूज़िक अच्छा है, फ्रेगरेंस अच्छा है, लाइटनिंग अच्छी है, तो फिर कोई भी कस्टमर अच्छा देर तक रुकेगा वहाँ पर। नेक्स्ट है कि रिटेल स्टोर का इमेज। अब इमेज कैसे होता है, ठीक है, इमेज मतलब कि तुमने अपने मर्चेंडाइज को किस तरीके से प्लेस करके रखा है। ठीक है, किस तरीके से प्लेस करके रखा है और डिज़ाइन क्या है तुम्हारे स्टोर का। ठीक है, स्ट्रैटेजी
क्या है तुम्हारे मर्चेंडाइजिंग की, मतलब तुमने किस तरीके से गुड्स को सॉर्ट करके रखा हुआ है। जितनी अच्छे से तुम गुड्स को रखोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी भी कस्टमर के। नेक्स्ट आ जाता है म्यूज़िक। म्यूज़िक क्या करेगा, म्यूज़िक जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट बना देता है, ठीक है। एक सॉफ्ट म्यूज़िक, या फिर अगर कुछ एंथुसियास्ट टाइप ऑफ काइंड ऑफ पीपल आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा वैसा टाइप का म्यूज़िक अगर तुम लगा के रखोगे, बेस्ड ऑन तुम्हारा कस्टमर बेस कैसा है, उस कस्टमर बेस के हिसाब से तुम अपना म्यूज़िक सेलेक्ट करके लगा सकते हो। तो वो फिर कस्टमर्स को और भी ज़्यादा देर तक रोक सकने के लिए कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है, रोल इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्लानिंग। इसके अंदर क्या होता है, मतलब रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एटमॉस्फेरिक प्लानिंग। हमने अभी तक पढ़ लिया कि एटमॉस्फेरिक प्लानिंग होनी चाहिए, कि हमारे दुकान के बाहर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, दुकान के अंदर म्यूज़िक बजना चाहिए, फ्रेगरेंस होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। बट इनकी ज़रूरत क्या है इसकी, ठीक है, और इसका काम क्या है। तो सबसे पहला तो ये एनहेंस करता है इमेज, किसी भी रिटेल स्टोर का ये इमेज को एनहेंस करता है और न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। अगर मान लो तुम्हारी दुकान में कोई कस्टमर आया, उसको तुम्हारे दुकान का काफ़ी कुछ अच्छा लगा, मतलब काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस की, सब कुछ प्रॉपर था, लाइटिंग वाइटिंग कंडीशन, सेल्स पर्सन सारे अच्छे थे और म्यूज़िक चल रहा था बैकग्राउंड में, उसको बहुत ज़्यादा तुम्हारा रिटेल स्टोर पसंद आया, तो हो सकता है कि वो अपने जान पहचान वाले को भी रिकमेंड करे, तो उस वजह से भी न्यू कस्टमर आ सकते हैं। और इनफैक्ट अगर जो तुम्हारे दुकान के आर पार हो रहे हैं उनको भी तुम्हारा अगर आउट एक्सटीरियर अच्छा लगा तो वो हो सकता है एक बार तुम्हारी दुकान में विजिट देंगे कि अच्छा इसका इंटरेस्टिंग लग रहा है दुकान, एक बार देख के आते हैं, भले ही खरीदें ना खरीदें बट एक बार देख के आते हैं करके। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ यूएसपी। अब यूएसपी क्या होता है, यूएसपी का फुल फॉर्म है यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये तुम्हारे दुकान के लिए एक यूनिकनेस दिखाता है कि तुम्हारे तुमने जहाँ पर दुकान खोल के रखी हो सकता है वहाँ पर 10 दुकान हो, लेकिन उसमें से बेस्ट दुकान जो होगी ना वहीं पर कस्टमर जाना ज़्यादा पसंद करेगा। तो तुमको अपने आप में कुछ यूनिकनेस दिखानी है, लोगों को दिखाना है, किसी भी कस्टमर को दिखाना है कि देखो हम यूनिक है करके, बाकी सारे रिटेल स्टोर से हम कुछ यूनिक है, हमारे पास एक बार आके आप विज़िट करो। तो यूएसपी जब क्रिएट होता है तो भी लाइक लोगों को पता चल जाता है कि कई बार तो लोग को दुकान का नाम याद नहीं होता ना, तो तुम्हारे यूएसपी की वजह से वो बोल देते हैं कि वो उसका यूएसपी ऐसा है, मतलब उसका एक्सटीरियर इतना कुछ खास है, उस दुकान का प्रोडक्ट बहुत तगड़ा मिलता है, उसका वहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, एक भी प्रोडक्ट ख़राब नहीं है, ऐसा कुछ यूएसपी सेट है अगर तुम्हारा, तो दुकान उसी उसी तरीके से लोग उसको याद भी रखने लगते हैं, कई बार ऐसा होता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग ईजी एक्सेस टू मर्चेंडाइज। ठीक है, फैसिलिटेट मतलब तुमने अच्छे से सॉर्ट करके सामान को रखा हुआ है तो किसी को भी आसानी होगी कि कोई से भी मर्चेंडाइज कहाँ पर रखा है वो उठा लेकर आ सकते हैं। इवन अगर कस्टमर को भी नहीं भी मिलता है कभी कभी तो रिटेल के जो सेल्स पर्सन हैं उनको पता होगा कि उसके मर्चेंडाइज़ यहाँ पर रखी हुई है। अगर हमेशा से तुम किसी भी मर्चेंडाइज़ को वहाँ पर रखोगे, इधर भी कैसे भी कहीं पर भी रख दोगे तो उसमें क्या होगा कि तुमको खुद को याद नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा सामान कहाँ पर रखा था। तो अगर कोई कस्टमर पूछता है कि तुम्हारे पास ये है तो मेरे को प्लीज़ ला के दे दो, तो तुमको ढूंढना पड़ेगा और टाइम लगेगा उसमें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये इसकी वजह से होता क्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस हो जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस मतलब कि जितना जगह है ना उसमें तुम पूरा एक एक जगह एक एक इंच एक एक सेंटीमीटर को तुम यूटिलाइज़ कर दे रहे हो। मतलब जितना उस दुकान का टोटल कैपेसिटी है ना, तुमने पूरा उस टोटल कैपेसिटी का इस्तेमाल करके पूरे अच्छे तरीके से स्टॉक्स को रखा है अपने। ये तुम्हारा स्टॉक को बढ़ाने में और स्टॉक को मेंटेन कर पाने में और थोड़ी सी जगह में ज़्यादा सामान रख पाने की कैपेबिलिटी को लाइक बढ़ा देता है। नेक्स्ट, रिड्यूस प्रोडक्ट सर्च टाइम। जैसे कि मैंने बोला कि अगर तुमने सही से सामान रखे हैं तो तुमको मालूम है कि प्रोडक्ट कहाँ पर है, और कस्टमर को भी एक बार 2-3 बार हो आएगा तो उसको आदत हो जाएगी कि ओके इसका यहाँ पर ये सामान रखा रहता है। दुकान का एक मैप तुम्हारे दिमाग में छप जाता है कि यहाँ पर ये मिल जाता है करके, तो उससे सर्च टाइम जो है काफ़ी कम हो जाएगा। अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो सीधे जाएगा उस जगह पे जहाँ पर वो सामान रहता है, वहाँ से उठाया और वो सीधा चला जाएगा वैसा। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसेस दी सर्विस क्वालिटी एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली सर्विस क्वालिटी भी बढ़ेगी। तुम्हारा स्टोर एकदम नीट क्लीन टाइडी सा है, अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, बाहर से भी अच्छा दिख रहा है, अंदर से भी अच्छा दिख रहा है, सेल्स पर्सन भी काफ़ी अच्छे हैं, सामान भी एकदम सॉर्टेड रखा रहता है, कभी भी जाओ तो तुमको कोई स्टॉक की कमी नहीं रहती, जहाँ पर सामान रहता है वहीं पर भी मिल जाता है। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ कन्वीनियंट कर देती है किसी भी कस्टमर के लिए, जो कि सर्विस क्वालिटी को एनहेंस कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिज़ाइन ऑफ स्टोर लोकेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर।
अब तुम्हारे स्टोर लोकेशन का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए और स्टोर लोकेशन होना कहाँ पर चाहिए, मतलब तुम्हारा स्टोर का लोकेशन की एड्रेस क्या है तुम्हारी दुकान का, मतलब बेसिकली वो कहना चाहिए। और फिर इसको इन्फ्लुएंस क्या क्या फैक्टर्स करते हैं कि तुम दुकान खोलने से पहले तुमको कुछ डिसाइड करना है कि कहाँ पर खोलना है, तो क्या क्या फैक्टर्स को तुमको दिमाग में रखना चाहिए। तो सबसे पहला तो आ जाता है इसके अंदर पॉइंट साइज़ ऑफ द सिटी। ठीक है, साइज़ ऑफ द सिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी बड़ी सिटी है। जितनी बड़ी सिटी होगी ऑब्वियसली उतने सेल्स होने की ज़्यादा चांस है। और सिटी का बड़े होने से खाली नहीं होता, ट्रेडिंग एरिया लाइक मैंने आधा पढ़ा बट ट्रेडिंग एरिया जो है वो भी, मतलब ट्रेडिंग एरिया मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक सिटी का एरिया जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, मतलब दूर दूर से भी अगर कस्टमर आते हैं, अगर तुम्हारी दुकान काफ़ी बड़ी है तो वो उनको, मतलब एक दुकान वो कितने डायामीटर या फिर कितने रेडियस तक का एरिया को वो कवर करता है, वहाँ उत रेडियस के अंदर के कस्टमर्स उसके अंदर जो आएंगे। नेक्स्ट आता है कि पॉपुलेशन कितनी है उस ट्रेडिंग एरिया में, जो तुमने ट्रेडिंग एरिया चूज़ किया उसकी पॉपुलेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा उस, जैसे 2 किलोमीटर का तुम्हारा रेडियस है, ठीक है, उसका जो सर्कल बन रहा है उसके अंदर जितने भी लोग आएंगे वो लाइक ट्रेडिंग एरिया तुम्हारा कहलाएगा कि वहाँ से लोग तुम्हारे पास शॉपिंग करने आते हैं 2-2 किलोमीटर दूर दूर तक से मैक्सिमम। ठीक है, या फिर अगर काफ़ी बड़ा है तो फिर आसपास के जो टाउन्स विलेजेस है वो भी आते होंगे मे बी। पॉपुलेशन कितना, उस सर्कल में टोटल पॉपुलेशन कितने रहती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा ऑब्वियस सेल्स होंगी। ठीक है, जैसे कि बोला है यहाँ पर हाई पॉपुलेशन ऑफ ट्रेडिंग एरिया इक्वल्स टू हाई ग्रोथ ऑफ रिटेल स्टोर। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये आता है कि द परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर। तुमको परचेजिंग पावर भी कस्टमर की ध्यान पे रखनी है। पता चला तुमने थोड़ी गाँव के, मतलब किसी टाउन या फिर किसी गाँव के आसपास तुमने दुकान खोला है और वहाँ पर उनकी कैपेसिटी कम है, क्योंकि गांव और टाउन में ऑब्वियसली थोड़े लोअर इनकम वाले लोग होते हैं, और तुमने क्वालिटी प्रोडक्ट लाइक एकदम महंगे महंगे चीज़ ला कर रखने चालू कर दिए स्टोर में, तो फिर लोग उसको खरीदेंगे। और वहीं पर अगर तुम किसी बड़े सिटी में हो और वहाँ पर चीप प्रोडक्ट्स रख रहे हो तो माइट भी वो लोग ना पसंद करें, बोलेंगे कि हमारा स्टेटस मैच नहीं कर रहा है, हम नहीं खरीदेंगे ये प्रोडक्ट, हमें थोड़ा अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे करे। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि परचेजिंग पावर कैसी है लोगों की। जिस तरीके की तुम्हारी परचेजिंग पावर है आसपास की ट्रेडिंग एरिया की, तुम्हारे ट्रेडिंग एरिया में जितनी पॉपुलेशन है उनकी जिस तरीके की इनकम है उस तरीके के प्रोडक्ट्स तुम अपने दुकान में रखो। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब तुम्हारा एक शॉप है, ठीक है, तुम्हारा एक शॉप है, इससे बनता नहीं है अच्छे से, एक शॉप है, ठीक है, और ये तुम्हारा 2 किलोमीटर का एरिया को ये कवर करता है। ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन समझ लो 1000 है, अभी ले लेते हैं 1000 ही है, और ये 1000 की पॉपुलेशंस में से तुम्हारे पास लोग आते हैं। ठीक है, और आसपास छोटे मोटे और भी गांव हैं, यहाँ पर ज़्यादा सामान मिलता नहीं है, तो ये दूर दूर से कोई सामान लेने के लिए आपके पास आते हैं। तो तुम एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन जाते हो, तुम एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए सारे प्रोडक्ट्स जो है, कोई कोई जगह पे होता है ना कि स्पेशलाइज्ड फॉर दिस प्रोडक्ट, तो वो तुमको एक बनना है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन जाओगे तुम कि बाकी लोग आके वहाँ पर तुमसे खरीदेंगे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। अब जब तुम ज़मीन लोगे ऑब्वियसली बात है कि तुम चाहोगे कि कम से कम दाम में तुम्हारा सारा कुछ बन जाए, मतलब तुम्हारा दुकान खुल जाए, तुम्हारे पास स्टॉक आ जाए। ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना कि कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है। तो और अगर तुमने ज़मीन नहीं भी खरीदी है तो तुमको रेंट देना पड़ रहा है, वो कितना पड़ रहा है। रेंट की जगह बिल्स भी होते हैं कि बिजली का बिल वहाँ पर कितना आ रहा है, या फिर और किसी का भी तुमको कुछ कॉस्ट लगता है तो वो। और इवन अगर तुम डेवलपमेंट करते हो उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, पूरा रिटेल स्टोर जब तुम बनाने वाले हो उसका तो तुमको टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी एक सब पॉइंट है कि इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टर्स फॉर स्टोर लोकेशन। इस स्टोर लोकेशन को भी इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टोर्स, मतलब तुम्हारे इर्द गिर्द में जितने भी तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी को तुमको मैच करना है कि वो कितने कितने फ्लेक्सिबल है अपने क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से, कितने उनके पास क्वालिटी प्रोडक्ट है, कितने उसके पास स्टॉक रहते हैं, उस चीज़ को मैचअप करना है ताकि तुम्हारे पास कभी भी मतलब स्टॉक्स की कमी ना हो और तुम किसी दूसरे अपने कंपटीटर को मौका ना दे दो वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्सपेक्टिव रिटेल टू इवैल्यूएट दी। ठीक है, मतलब तुमको प्रोडक्ट लाइन कौन कौन से किस तरीके के प्रोडक्ट लेकर आने हैं अपने स्टोर में, तुमको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कैरिड बाय अदर स्टोर्स, तुम किस तरीके के प्रोडक्ट लेके आओगे अपने दुकान में, ये तुम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के। जिस तरीके के प्रोडक्ट्स तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स लेके आ रहे हैं ऑब्वियसली तुम भी उसी टाइप के प्रोडक्ट्स लेके आओगे। अब क्योंकि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स बुद्धू या पागल तो है नहीं कि कोई भी ऐसा रैंडम सा प्रोडक्ट उठा के लेके आएंगे और बेचने लगेंगे, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने भी कुछ प्लान किया होगा, उनको भी मालूम होगा पहले से कि इस एरिया में इस तरीके के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, तो वो उसी टाइप के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो
उनसे थोड़ा हिंट लो कि किस तरीके के वो प्रोडक्ट्स रखते हैं और फिर उसी तरीके के प्रोडक्ट्स तुम भी रखो। नेक्स्ट आता है कि उस एरिया में शॉपिंग सेंटर जो है, जो जहाँ पर तुम अपना खोलने वाले हो, जो जो लोकेशन पर तुम खोलने वाले हो शॉपिंग सेंटर अपना, वो ईज़ी टू एक्सेस है कि नहीं। पता चला बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो वहाँ पर आने से लोग ऐसे ही डरेंगे पहली बात, और काफ़ी अंदर तुमने घुसा के बनाया अपना दुकान तो भी वहाँ पर तो कोई पहुँच ही नहीं पाएगा ऐसे ही, और नए लोग तो आने का चांस ही नहीं है क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई स्टोर एग्जिस्ट करता है अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो तब तक के लिए, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है, बट नया नया खोलोगे तो तुम फेमस कैसे बनोगे, तो वो भी एक चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेदर देयर इज़ एनी ट्रैफिक जैम्स, जैसा भी मैंने बोला ट्रैफिक जैम्स वगैरह है, कंजेशन वगैरह है रूट्स में, तो फिर लोग आने से वहाँ पर ऐसे ही डरेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोशिश करो कि तुम ऐसी जगह पे स्टोर खोलो जहाँ पर कोई भी आना चाहे तो ईजिली आ सकता है, ट्रैफिक वाफिक का उसको सामना ना करना पड़े। वेदर इट इज़ अ जोनिंग एरिया, जोनिंग एरिया का मतलब ये होता है कि स्कूल हो गया, तुमने साइन बोर्ड्स देखे होंगे ना, बच्चे दौड़ते रहते हैं एक बोर्ड में, तो वो उसका मतलब होता है कि सामने स्कूल है। स्कूल हो गया या फिर और कोई प्रेसिडेंट वगैरह का ऑफिस, ये लाइक काफ़ी सारी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, ऐसी जगह में कोर्ट हो गया, इन सारी जगह में ये लाइक थोड़े जोनिंग एरिया होते हैं ना कि यहाँ पर कुछ काम होते रहता है तो वहाँ पर जाना तुमको मना है, तो लाइक तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि हम वहाँ पर स्टोर खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल एरिया भी हो गया वहाँ पर भी, क्योंकि ये सारे चीज़ें म्यूनसिपैलिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। और फ्लाईओवर्स, मतलब फ्लाईओवर्स अगर मतलब तुम दुकान के पास, मतलब फ्लाईओवर के पास अगर दुकान लगा रहे हो तो फिर हो सकता है वो फ्लाईओवर को आगे चल के कुछ प्रॉब्लम करे, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपेक्ट्स ऑफ द एडजेसेंट स्टोर, आजू बाजू के जो दुकान है उनका किस तरीके का मतलब स्ट्रक्चर है, मतलब तुम आगे चल के अपने स्टोर को डेवलप अगर करना चाहो तो बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, ठीक है। वो कितने मतलब एकदम सटे सटे दुकान होंगे तो ऑब्वियसली है कि फिर तुम आगे चल के अपने दुकान को बड़ा नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर थोड़ा दूर दूर में तो शायद से तुम आगे चल के अगर तुम्हारे पास अच्छा पैसा आता तो तुम स्टोर की साइज़ को बढ़ाने की सोचोगे। सफिशिएंट पार्किंग एरिया, कोई भी गाड़ी लेके आएगा, ट्रैफिक का सामना तो नहीं किया बट पता चला ट्रैफिक सामना नहीं किया, उसके बदले में पार्किंग एरिया ही नहीं मिली तो वो अपनी गाड़ी को कहाँ छोड़ेगा। वल्नरेबिलिटी ऑफ द साइट, मतलब कि तुमने जो जो कुछ भी जगह चूज़ की है वो फ्रेंडली है कि नहीं, मतलब पता नहीं वहाँ से कुछ नेगेटिव वाइब्स आती है, मतलब होती है कई कई जगह है ना जहाँ पर कुछ है ही नहीं, मतलब तुम बोलोगे किस जगह में आ गए, यहाँ तो उजड़ा उजड़ा सा सब है, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए वो जगह, ठीक है। कोई अच्छा सा जगह, फ्रेंडली सा जगह होना चाहिए जहाँ पर लोग घूमते हैं, ठीक है, आसपास का माहौल चीयरफुल सा है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ रिटेल लोकेशन। अब रिटेल लोकेशन जैसे मैंने बोला कि लोकेशन डिसाइड करना है, लास्ट पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा था, लोकेशन तुम जो डिसाइड करोगे अनफ्रेंडली लोकेशन नहीं होनी चाहिए, तो अब लोकेशन किस तरह की होनी चाहिए, फिर किस किस टाइप की होती है, पहले हम वो देखते हैं। पहले तो आइसोलेटेड स्टोर। अब आइसोलेटेड स्टोर मतलब कि तुमने ऐसी जगह पर दुकान खोल के रखा है जिसके आसपास कोई दुकान है ही नहीं, मतलब कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, ये देखो कॉम्पिटिटर भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। रेंट तो तुमको कम कम पड़ा क्योंकि आसपास कुछ ज़्यादा लोग हैं नहीं, कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो तुम खाली जगह में दुकान खोला है तो वहाँ पर ऑब्वियसली तुमको रेंट कम मिलेगा, हो सकता है कि उस लैंड का कॉस्ट भी कम हो। तो अगर तुम वहाँ पर चल के एक डिस्काउंट स्टोर खोलोगे तो हो सकता है तुम अट्रैक्ट करने में कामयाब हो, भीड़ को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो, तो उस केस में तुम अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पर कमा सकते हो, ठीक है। और इसकी वजह से होता क्या है ना, तुमने खुली जगह में खोला है तो कमर्शियल एरिया तुम्हारे पास बढ़ गया और बेटर विजिबिलिटी, मतलब दूर दूर से भी अगर कोई आ रहा है ना तो तुम्हारे स्टोर को देख पाएगा अगर तुमने बड़ा स्टोर बना के रखा है तो। और ईजी टू अपग्रेड, जैसा मैंने बोला अगर खुली जगह में बनाओगे तो तुम कितना भी अपग्रेड कर लो कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, तो ये सारे फ़ायदे थे कि आइसोलेटेड स्टोर के। नेक्स्ट आता है अनप्लैन्ड मार्केट। अनप्लैन्ड मार्केट वही है जो कि पहले प्लान्ड होता है बट टाइम के साथ या फिर किसी म्यूनसिपल एक्ट या फिर म्यूनसिपल लॉ की वजह से वो अनप्लैन्ड हो जाता है, मतलब आसपास म्यूनसिपल ने बोल दिया कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनना है या फिर यहाँ पर रोड बनने हैं या फिर और भी कुछ, तो उस वजह से क्या हुआ कि वो अनप्लैन्ड हो गया, तुमने तो वहाँ पर स्टोर ऑलरेडी बना दिए, अब तुमको नुकसान हो गया कि तुमको वो जगह से हटानी पड़ेगी, अपनी स्टोर तोड़नी पड़ेगी या फिर जो भी है। नेक्स्ट आता है प्लान्ड मार्केट। अब प्लान्ड मार्केट वही है, तुम खोलने से पहले अपने स्टोर को प्लान करोगे और बेसिकली छोटे लेवल पे तो तुम पता नहीं कितना भी करो, बट जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ना ये लोग तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके रखते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े स्टोर्स खोलते हैं ये, ठीक है। एक फ्लोर के नहीं, दो फ्लोर के नहीं, तीन तीन बहुत सारे फ्लोर्स के खोलते हैं, तो ये सारे चीज़ को म्यूनसिपल लॉज को और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने स्टोर को खोलते हैं ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम आए ना इनके स्टोर में, कि बोल दिया जाए कि तुमको अपना स्टोर तोड़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ वो नहीं हैंडल कर सकते, इसलिए वो पहले से प्लान करके रखते हैं इन सारी चीज़ों को। बट हो सकता है मे बी काफ़ी टाइम बाद वो प्लानिंग भी फेल हो जाए, अनप्लान्ड हो जाए, हो सकता है, पॉसिबली है। नेक्स्ट आता है रिटेल स्टोर एंड इट्स पोजिशनिंग। अब
रिटेल स्टोर तुम्हारा स्टोर और तुम्हारी पोजीशनिंग, कि तुमने अपने स्टोर को कस्टमर के सामने किस तरीके से प्रेजेंट किया, तुमने किस तरीके की पोजीशनिंग की है। जैसे पोजीशनिंग मतलब तुमने अपना इमेज क्या बनाया है बाकी सारे कंज्यूमर के सामने, क्या तुम एक डिस्काउंट स्टोर हो, क्या तुम एक प्रीमियम स्टोर हो, या फिर और कुछ। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है पोजीशनिंग का, जो एक बार तुमने पोजीशनिंग कर दी ना कस्टमर के सामने, तो जब भी कस्टमर तुम्हारे स्टोर में आएगा तो वो उसी माइंडसेट के साथ आएगा कि इस स्टोर की पोजीशनिंग ये है, मतलब ये एक बजट स्टोर है, तो लाइक मेरे को सस्ते में सामान मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिग बाज़ार का है कि इससे सस्ता और अच्छा कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ पर बिग बाज़ार बोल ही रहा है कि मेरे स्टोर में आपको सस्ते सामान ही मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है शॉपर शॉप, इसका क्या है, फील द एक्सपीरियंस वाइल यू शॉप। तो मतलब इससे ये पता चल रहा है कि इन्होंने अपने स्टोर का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना के रखा है। मतलब जब तुम स्टोर में आओगे तो तुम हर एक चीज़ को फील कर पाओगे, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ की वाइब्स अच्छी हैं, ठीक है। और तुम शॉपिंग एक्सपीरियंस मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी, मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंस से बेस्ड है, ठीक है। मतलब तुम्हारा ये होगा कि मिड लेवल से लेके हाई प्राइसिंग तक हो सकती है यहाँ की, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रीमियम भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोर स्पेस मैनेजमेंट। अब स्टोर स्पेस मैनेजमेंट जो है ना, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जब तक स्टोर स्पेस तुम्हारे पास नहीं है तो तुम सामान स्टोर कहाँ पर करोगे और किस तरीके से करोगे और कितना स्टोर कर पाओगे सामान। मतलब अगर तुमने अच्छे खासे, तुम्हारे पास बहुत बड़ी जगह है, तुम्हारे पास बहुत सारा जगह है, तो तुम काफ़ी सारा सामान स्टोर करके रख सकते हो। अब तुम जितना ज़्यादा सामान स्टोर करके रख सकते हो उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स कस्टमर को दिखा सकते हो, और जितने ज़्यादा तुम प्रोडक्ट्स दिखाओगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे कस्टमर के पास, तो वो हैप्पीली कोई भी प्रोडक्ट को चूज़ कर लेंगे और हर बार तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। बट वैरायटी रखने के लिए तुमको उतने स्पेस भी चाहिए, वो हर ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारे पास हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल स्पेस मैनेजमेंट, ये जितना था मैंने तो समझा दिया अभी, बट ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल स्पेस मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो सबसे पहला है कि ऑब्टेन हाई रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना तुमने इन्वेस्टमेंट लगाया है उससे तुमको अच्छा खासा रिटर्न मिले। अब अच्छा खासा रिटर्न कैसे मिलेगा? अगर तुमने रिटेल स्पेस का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया होगा, अच्छे तरीके से मर्चेंडाइज को अपने डिस्प्ले किया होगा, ठीक है, और कस्टमर मूवमेंट को भी ध्यान में रखा होगा। मतलब कि किस तरीके से, मतलब तुम्हारे स्टोर का मैप क्या है, तुम्हारे एक स्टोर है, यहाँ पर इसका एंट्रेंस है, अब एंट्रेंस के बाद कस्टमर कहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है, या फिर यहाँ पर जाता है। तो जो जैसे कहीं पर भी जो जाते हैं तुमने उस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को है डिस्प्ले करके रखा है। नेक्स्ट है टू इंश्योर कॉम्पैटिबल एक्साइटिंग एंड रैशनल इंटरफेस फॉर कस्टमर, ठीक है। तुमने कस्टमर के लिए कंपैटिबल एक्साइटिंग सा बना दिया, और साथ ही साथ वहाँ पर जो सेल्स पर्सन है ना उसके लिए भी, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट होता है ना यार, उतना ज़्यादा किसी भी इंसान का मूड अच्छा होता है, और जितना अच्छा मूड होगा वो उतना अच्छे से काम करेगा। तो अगर तुम्हारा स्टोर का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, तुम्हारे सेल्स पर्सन भी एकदम पॉजिटिवली बात करेंगे और अच्छे से पेश आएंगे, तो वो क्या है, सबके लिए अच्छा हो जाता है। मतलब कस्टमर्स के लिए भी अच्छा हो गया और सेल्स पर्सन के लिए भी अच्छा हो गया कि वो उसका मूड अच्छा रखा है उस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्पेस मैनेजमेंट डिसीजंस ऑल्सो हैड एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन सब डिविजन्स। अब सब डिविजन्स और क्या होते हैं, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, अरेंजमेंट बिटवीन डिपार्टमेंट्स अपने स्टोर के अंदर, मतलब भी तुमने सब डिपार्टमेंट्स खोल के रखे हैं। सब डिपार्टमेंट्स मतलब एक बड़ा सा स्टोर है, उसके अंदर अलग अलग फ्लोर है, सब फ्लोर में कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। ये तो छोटा रिटेलर तो इसको कर नहीं सकता, ये तो बड़े लेवल की चीज़ है, ठीक है। कोई मॉल्स हो गया या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया या कोई हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, जिन्होंने काफ़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके रखी है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। क्योंकि छोटे रिटेलर्स तो कर ही नहीं सकते, ये जो सिंगल ओनर है वो करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर लोकेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, तुम्हारे हर एक डिपार्टमेंट का लोकेशन कहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू योर स्टोर मैप तुमको अपना लोकेशन, हर एक डिपार्टमेंट का लोकेशन सेट करना चाहिए। नेक्स्ट अरेंजमेंट बिटवीन डिपार्टमेंट्स विद द शॉप फ्लोर, डिपार्टमेंट्स के साथ किस तरीके से तुमको अरेंजमेंट, जैसे मैंने बोला कि अपना शॉप का मैप को ध्यान में रखते हुए तुम्हें हर एक डिपार्टमेंट को प्लेस करना है। अब तुम सबसे ग्राउंड फ्लोर पे कौन सा डिपार्टमेंट रखना चाहोगे, ऊपर वाले फ्लोर पे कौन सा रखना चाहोगे, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे कौन सा रखना चाहोगे, ये तुमको पहले से डिसाइड करके रखना पड़ेगा। लाइक अगर तुम सबसे नीचे की बात करो तो सबसे नीचे के बाद सबसे नीचे जहाँ से हम एंटर करते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट रखने की कोशिश करो जिनकी डिमांड थोड़ी कम है, बट अगर नज़र जाएगी तो हो सकता है वो ख़रीदे, और जो सबसे एसेंशियल है उसको थोड़ा
ऊपर रखो या फिर ऐसे भी रखो, तो उससे होगा क्या कि कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। बट इसका नेगेटिव साइड भी हो सकता है कि उसको लगे कस्टमर को कि साला मेरे को टॉप फ्लोर तक जाना पड़ता है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तुमने एस्केलेटर या फिर लिफ्ट्स लगा के रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्शन ऑफ स्टोर लेआउट एंड कीपिंग इन माइंड अबाउट द कस्टमर बिहेवियर। अब स्टोर लेआउट कैसा है, मतलब स्टोर का डिज़ाइन तुमने किस तरीके से सेट किया है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट तक तो घुस गए, अब मान लो एक डिपार्टमेंट के तुम अंदर घुसे, ठीक है। वो डिपार्टमेंट कोई भी एक स्टोर होगा, किसी भी चीज़ का स्टोर होगा, ठीक है। उस स्टोर का लेआउट कैसा है। अब तक तो हम डिपार्टमेंट फ्लोर की बात कर रहे थे, 1 फ्लोर 2 फ्लोर, फिर उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसके अंदर हैं, उसके बारे में हम ऐसे बात कर रहे थे। बट अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि फिर तुम्हारा जो एक एक दुकान है उसका कैसा तुमने डिज़ाइन करके रखा है। ये नेक्स्ट आता है हाँ प्लान्ड फ्लो ऑफ कस्टमर। जैसे मैंने बोला नीचे से एंटर किया तो तुमने कम यूज़फुल प्रोडक्ट, फिर ऊपर गया तो और थोड़े यूज़फुल, और टॉप फ्लोर पे सबसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स रखे, क्योंकि उसको वहाँ पर अगर पहुँचना है तो ये तीनों फ्लोर से होते हुए जाना पड़ेगा। तीनों फ्लोर से वो होते हुए जाएगा तो फिर ऑब्वियसली सारे प्रोडक्ट्स पर उसकी नज़र पड़ेगी। ओवरऑल जितनी भी मर्चेंडाइज तुम सप्लाई करते हो उन सब पे नज़र पड़ेगी। तो हो सकता है वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीदे जो नॉन एसेंशियल हो उस टाइम उसके लिए। नेक्स्ट है रिटेल परफॉर्मेंस मेजर। रिटेल किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है परफॉर्म, बुरा कर रहा है, मीडियम परफॉर्म कर रहा है, ये तुम कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि सेम ही चीज़ है कि तुम प्रॉफिट, मेन बस ये एम है कि हम प्रॉफिट कितना निकाल पा रहे हैं। अब प्रॉफिट कितना निकाल पा रहे हैं वो हमको देखना है। एक तो स्क्वायर पर मीटर की हम कितना प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, ठीक है। एरिया, तुमने एरिया वगैरह पढ़ा होगा 8-9 क्लास में किस तरीके से निकालते हैं। तो स्क्वायर मीटर किस तरीके से निकालते हैं, तो 1 स्क्वायर मीटर से तुम्हारा कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो। नेक्स्ट आता है सेल्स पर लीनियर। अब पर लीनियर, और इसको शेल्फ डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। शेल्फ मतलब कि तुम कहीं पर दुकान पे जाते होगे, कोई ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया या फिर और कोई स्टोर, तो वहाँ पर ऐसे शेल्फ में सामान रखे रहते हैं, पहला वाला शेल्फ, दूसरा वाला, तीसरा वाला शेल्फ। तो इन शेल्फ्स में से तुम कितना निकाल पा रहे हो, ये पूरा लीनियर मतलब पूरा लंबा है ना, तो ये पूरा लंबाई में जितने भी प्रोडक्ट्स तुमने रखे हैं वो तुम कितना उसमें से प्रॉफिट निकाल पा रहे हो उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल पर क्यूबिक मीटर। वापस से क्यूबिक मीटर भी तुमको निकालना सीखा होगा तुमने 8-9 क्लास में। उसमें से कितना प्रॉफिट तुम जनरेट कर पा रहे हो, मतलब एक क्यूब का स्ट्रक्चर है ना, तुम्हारे दुकान में पता नहीं कितने सारे क्यूब के स्ट्रक्चर आते होंगे, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर दुकान इतनी बड़ी है एक, तो ये 4-5 क्यूब्स मतलब सेम साइज़ के, तो ये तरीका क्यूबिक मीटर है। तो एक क्यूबिक मीटर में से तुम कितना प्रॉफिट निकाल पा रहे हो ये, ठीक है। सेल्स ऑन द बेसिक ऑफ स्पेस लोकेशन। तो मतलब कि जितना तुम्हारे स्टोर में जितने भी शेल्फ है, तुम कुछ भी ले लो, ऐसा शेल्फ को ले लो या फिर तुम पर स्क्वायर मीटर ले लो या फिर पर लीनियर मीटर ले लो, उसमें से तुम्हारी सेल्स कितनी निकल रही है। अब जितनी तुम्हारी सेल्स निकल रही है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसकी हो सकता है बहुत ज़्यादा सेल्स है, तो उसको उतना ही ज़्यादा स्पेस दो, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पेस दे पाओगे उतना ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट को तुम रख पाओगे। अब उसकी सेल्स क्योंकि ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली तुमको भी ज़रूरत है कि तुम ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पर रखो, तभी तुम कस्टमर रिक्वायरमेंट को मैच कर पाओगे। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी को बेसिस बनाना है कि स्पेस एलोकेशन किस तरीके करनी है। किसी प्रोडक्ट पे तुमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो तुम उस प्रोडक्ट पे, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा प्रॉफिट की वजह से तुमने बोला कि इसको ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत है। कोई प्रोडक्ट कम प्रॉफिट दे रहा है तो तुम बोलोगे इसको कम ही स्पेस देंगे क्योंकि हमको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं देता है इसीलिए। सो ये हो गया हमारा रिटेल परफॉर्मेंस मेजर है। सो दैट इज इट गाइज, ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। पार्ट 2 भी आने वाला है क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने इसका पार्ट कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, या फिर बेल आइकन भी बोलते हैं जिसे, उसे ऑन कर देना, ताकि जैसे ही वो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। और आपको लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको कुछ भी समझ में आया या फिर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो, और फिर शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। हियर शॉर्ट जंक्शन साइनिंग आउट।